बिना किसी दोष हुआ जो दंडित, हाँ था वो कश्मीरी पंडित। धरती पर जो स्वर्ग था, जो था उस कश्मीर से संबंधित, हाँ था वो कश्मीरी पंडित। देश के उस बगीचे को जो करता था सुगंधित, हाँ था वो कश्मीरी पंडित, हाँ था वो कश्मीरी पंडित। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेपर। मैं दुर्गेश सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने शो सनसनी अनसुनी में। तो भैया, आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर की और कश्मीर के ऊपर बनी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स की। चिंता मत करिए, आज हम इस वीडियो में फिल्म का रिव्यू नहीं करने वाले हैं और ना ही हम इस फिल्म को कोई स्टार्स देने वाले हैं, क्योंकि पूरे के पूरे यूट्यूब पर आपको कई वीडियो मिल जाएंगे। बल्कि आज हम इस वीडियो में फिल्म के बारे में कुछ खास बातें बताएंगे। आज हम इस वीडियो में 5 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहला, हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित, एक्सोडस और जेनोसाइड। दूसरा, 1990 द डार्केस्ट ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तीसरा, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू मूवी। चौथा, ओपिनियन ऑफ हु आर इन फेवर ऑफ द फिल्म। पांचवा, ओपिनियंस ऑफ हु आर इन नॉट इन फेवर ऑफ द फिल्म। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित, एक्सोडस और जेनोसाइड। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कश्मीर की घाटियों में जो हुआ उस सब के पीछे जिम्मेदार बीजेपी है, क्योंकि केंद्र में उस वक्त वीपी सिंह की सरकार थी जिसको जनता दल का समर्थन प्राप्त था। पर कश्मीर में जो 1990 में आग लगी उसकी चिंगारी कई साल पहले ही जल चुकी थी। ये बात है 1982 की, जब शेख अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही पार्टी की बागडोर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के हाथों आ जाती है। जी हाँ, ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो बहुत से कश्मीरी पंडितों की नज़र में एक विलन की तरह हैं। साल 1983 में फारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ते हैं और इलेक्शन जीत भी जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी सरकार बनाते हैं। फिर आता है साल 1984, जिसमें मकबूल भट्ट, जो कि लीडर था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का, जिसको JKLF भी बोलते हैं, उसको फांसी दे दी जाती है। आपको बता दें, उसके ऊपर आरोप था जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमले करने का। साल 1985 में जम्मू कश्मीर में भयंकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जाती है। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बागियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का तख्ता पलट करके गुलाम मोहम्मद शाह को जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया था। अब बात साल 1986 ही करते हैं, जिसने अब तक कश्मीर में पैदा हुई छोटी सी चिंगारी में घी डालने का काम किया। शाह बानो केस और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट की वजह से मेजॉरिटी ऑफ हिंदू वोटर्स ने राजीव गांधी के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो सिर्फ एक विशेष धर्म के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी जनता के बीच इमेज सुधारने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला तोड़वाकर हिंदुओं के लिए पूजा पाठ करने के लिए खुलवा दिया, जिसके बाद कश्मीर में कई मिलिटेंट्स ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा और लूट भी लिया। इसके साथ ही साथ कई हिंदुओं की दुकानें और घरों को भी तोड़ा गया और लूटा गया। ये सब देखने के बाद राजीव गांधी ने गुलाम मोहम्मद शाह को चीफ मिनिस्टर के पद से हटाकर वापस फारूक अब्दुल्ला को सीएम बना दिया। साल 1987 में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने थे और इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला को सीएम के पद से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्शंस में गड़बड़ी की, जिसके वजह से राज्य में जो लोग जीते उनके जीतने की उम्मीद नहीं थी। ये सब कश्मीर के आवाम देख रही थी। इसके बाद से ही कश्मीर की जनता के दिल में मिलिटेंट्स को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होने लगा। अब आता है साल 1989, जिसने कश्मीर में हुए हिंदुओं के साथ बर्बरता की जमीन तैयार की। सबसे पहले मुफ्ती सईद, जो कि कांग्रेस पार्टी की थी, उनकी बेटी को किडनैप कर लिया जाता है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट द्वारा। जी हाँ, ये वही आतंकी संगठन है जिसका लीडर एक टाइम पर मकबूल भट्ट था। मुफ्ती सईद की बेटी को छुड़ाने के लिए केंद्र सरकार ने उन आतंकियों की सारी मांगें मानकर कई आतंकियों को रिहा कर दिया। फिर उन आतंकियों ने कश्मीर घाटी में शुरू किया खून का खेल, जिससे सबसे पहले 13 सितंबर को बीजेपी के एक नेता टीकालाल टोपलू की हत्या कर दी गई। उसके बाद 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट जज नीलकांत गांजू की हत्या कर दी जाती है। आपको बता दें, ये वही जज है जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर 27 दिसंबर को जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कश्मीर के लोकल न्यूज़पेपर में हिजबुल मुजाहिदीन अनाउंसमेंट करता है, जिसमें वो कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर खाली करने को बोलता है। 1990 द डार्केस्ट ईयर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। 19 जनवरी 1990 वो काला दिन जिस दिन एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। इसी दिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है,
जिसके बाद से ही मस्जिदों के लाउड स्पीकर से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। साथ ही साथ इस्लाम की सुप्रीमेसी और हिंदुइज्म के खिलाफ कड़वी बातें भी बोली जाती हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे कश्मीर में डर का माहौल बन जाता है। 20 जनवरी को कश्मीर की बागडोर जगमोहन मल्होत्रा को गवर्नर के रूप में दी जाती है। कई लोगों के अनुसार जगमोहन को ही वजह मानी जाती है इतने बड़े धार्मिक अहिंसा की, जो कि गलत है। पर आप उन लोगों की तर्क भी सुन लीजिए। उनका ऐसा मानना है कि जगमोहन को केंद्र सरकार ने इसलिए भेजा ताकि वो इन सब को एक कॉम्युनल रंग दे सके। उन्होंने जब 20 जनवरी को राज्य के हालात को देखकर कहा था कि कश्मीरी पंडितों को राज्य छोड़ देना चाहिए, तो कई कश्मीरी पंडित पलायन करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद जब मार्च में उन्होंने कश्मीरी पंडितों से रुकने की अपील की थी, तभी सबसे ज़्यादा मार्च और अप्रैल में कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। इसीलिए मैंने पहले बोला था, इन सब का जिम्मेदार जगमोहन को ठहराना बड़ी ही नाइंसाफ़ी होगी। इन सब के ही बीच सीआरपीएफ ने 160 कश्मीरी मुस्लिमों का भी इनकाउंटर कर दिया था, जिसे गोकाडल ब्रिज मास्कर भी बोलते हैं। तो जान दोनों तरफ से गई, दोनों धर्मों के लोगों की गई, पर शायद ये बातें दोनों तरफ के लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। बस अंतर ये था, किसी की ज़्यादा संख्या में गई तो किसी की कम संख्या में गई। सम फैक्ट्स रिलेटेड टू मूवी। फैक्ट नंबर 1, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये 8 ऐसे राज्य हैं जहां तक कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री हो चुकी है। फैक्ट नंबर 2, जहां एक और मूवी को कई राज्य में टैक्स फ्री किया जा रहा है, वहीं राजस्थान के कोटा में धारा 144 लगा दिया गया है ताकि लोग ये मूवी ना देखें। और इसके पीछे सरकार ने कारण बताया है कि ये मूवी धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। फैक्ट नंबर 3, ये मूवी जब इनिशियली रिलीज हुई थी तब सिर्फ 630 प्लस स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, पर वर्ड ऑफ माउथ की वजह से ये मूवी अभी करेंटली 4000 प्लस स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही है। फैक्ट नंबर 4, इस मूवी को नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन मिल रही है। अमेरिका के रोड आइलैंड ने माना है कि कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था। इसकी वजह से इस मूवी का जो इम्पैक्ट था वो ग्लोबली दिखाई दे रहा है। फैक्ट नंबर 5, जहां मूवी को ग्लोबली रिकॉग्निशन मिल रही है, वहीं ये मूवी यूएई के साथ साथ सिंगापुर में भी बैन हो गई है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में भी मूवी को सेंसरशिप किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 6, द कश्मीर फाइल्स के सिर्फ रिसर्चिंग और राइटिंग में 2 साल का वक्त लगा, जिसमें फिल्म में टीम ने 750 से भी ज़्यादा कश्मीरियों के इंटरव्यू लिए। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के मेकर्स को शुरुआत में लोगों ने सजेस्ट किया इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाए, पर इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज इतनी हिट नहीं होती, इसी की वजह से फिल्म के मेकर्स ने इसको फिल्म के रूप में बनाया। फैक्ट नंबर 8, ये फिल्म 2021 में ही बनकर तैयार हो गई थी, पर कोविड के चलते इसको रिलीज अभी 2022 में किया गया। इस बीच फिल्म के मेकर्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी ऑफर्स आ रहे थे, पर मेकर्स पहले से ही क्लियर थे कि उनको ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में ही रिलीज करनी है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म की शूटिंग के दौरान सिक्योरिटी के बहुत से इश्यूज आ रहे थे। इसके साथ ही साथ फिल्म के बीच में मिथुन जी की तबीयत भी खराब हो गई थी, पर उन्होंने हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद फिल्म की शूटिंग पूरी की। फैक्ट नंबर 10, वहीं अगर इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 10वें दिन 26 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया, जिसके साथ साथ ही फिल्म की ओवरऑल कलेक्शन 167.45 करोड़ हो चुका है। जल्द ही ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाएगी। ओपिनियंस ऑफ पीपल हु आर इन फेवर ऑफ दिस फिल्म। जो भी लोग इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट ये है, समवन नीड गट्स टू मेक सच टाइप ऑफ फिल्म्स। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि द कश्मीरी फाइल इज बेस्ड ऑन रॉ ट्रुथ। इसमें किसी तरीके का कोई फिक्शन का यूज़ नहीं किया गया, जो सच्चाई थी उसे वैसे ही पर्दे पर पेश किया गया। उनका तीसरा पॉइंट ये है, फिल्म में किसी बड़ी फैन फॉलोइंग वाले एक्टर या एक्ट्रेस के ना होने के बावजूद, और ना ही फिल्म को पॉपुलर टीवी शोज जैसे द कपिल शर्मा शो या किसी भी रियलिटी डांस या सिंगिंग शो में प्रमोट ना करने के बावजूद अगर ये फिल्म इतना अच्छा कर रही है, तो मतलब फिल्म की स्टोरी अच्छी है। ओपिनियंस ऑफ पीपल हु आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस फिल्म। जो भी लोग इस फिल्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इस फिल्म को सिर्फ एक साइड की स्टोरी से ही बताया गया है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में गोकाडल ब्रिज मास्कर के बारे में बताया था, उसका पूरी फिल्म में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि ये फिल्म लोगों को बांटने का काम कर रही है, तो धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम कर रही है। ऐसे कई इंसिडेंट भी नोटिस किए गए हैं जिसमें लोग हॉल से निकलने के बाद एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। उनका तीसरा पॉइंट ये है, जेएनयू जिसने हमें कई रत्न दिए, फिर चाहे वो अभिजीत बनर्जी हो या सुब्रमण्यम जयशंकर, उस यूनिवर्सिटी को इतना नेगेटिव पोर्ट्रे करने के पीछे
कोई प्रोपेगेंडा शामिल है। खैर, जो भी है, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स ने एक चीज़ तो फिर से साबित कर दी कि अगर आपके पास कंटेंट, टैलेंट और सब्जेक्ट है तो आपकी फिल्म को किसी भी बड़े स्टार कास्ट की और ना ही कोई भारी भरकम बजट की ज़रूरत है फिल्म को हिट बनाने के लिए। इसके साथ ही फिल्म में फीलिंग्स और इमोशंस भी कूट कूट कर भरे हैं, जो आजकल बॉलीवुड की फिल्मों से गायब चल रहे हैं। सब ये मानते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ बुरा हुआ, पर कोई बोलता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ एक्सोडस हुआ, तो कोई बोलता है कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जेनोसाइड हुआ। बस विवाद यहाँ आकर बनता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एक्सोडस मतलब होता है जिन्हें ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जाता है या फिर जिस एरिया में वो रह रहे होते हैं उधर से निकाल दिया जाता है। जेनोसाइड मतलब किसी को मारना उसके धर्म, कास्ट, कलर के हिसाब से। अब आप खुद सोचिए और डिसाइड करिए कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, एक्सोडस या जेनोसाइड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी आपसे सनसनी अनसुनी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।